आइए इस बहस को आगे बढ़ाते हैं हकदार कौन बिहार के शो में। तो सबसे पहले हम फिर से दोबारा सभी का परिचय करवा दें। तो सबसे पहले जदयू के आज जो प्रवक्ता हैं, मैं कमलनयन सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष संग्रामपुर। मैं कविता देवी, जिला महिला अध्यक्ष मुंगेर, जनसुराज पार्टी। मैं नीतीश कुमार, छात्र के समस्याओं को आप लोगों के सामने रखने के लिए। मैं अरुण कुमार संग्रामपुर प्रखंड प्रवक्ता। मैं प्रमोद कुमार सिंह, अर्थशास्त्री के रूप में यहाँ मुझे बुलाया गया है। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह, ग्राम औड़िया, पोस्ट सुपौल जमुआ, थाना संग्रामपुर, जिला मुंगेर, किसान श्री से सम्मानित। उसके बाद विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के द्वारा साहित्य गौरव से सम्मानित। अभी दिल्ली के कवि सम्मेलन में मिर्ची प्लस साहित्य गौरव से सम्मानित हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विपक्ष के प्रवक्ता यानी आरजेडी के प्रवक्ता से आप सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो क्या आपने युवाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए? सिर्फ आलोचना आसान है, समाधान क्यों नहीं? तो सबसे पहले तो इंडिया चैनल न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप दोबारा हमारे यहाँ आए और आपने हमारे साथ एक सवाल दागा। क्योंकि हमारी उम्र समाप्ति हो चुकी थी, आपने कहे कि क्या आप जो है आज के सरकारों पर सवाल दागते हैं? क्या कल जब आपकी सरकारें थी आपने वह सवाल दागा था क्या? तो महोदय, आपका चैनल बता रहा होगा कि रिकॉर्ड में मैंने सही बातें आपको रख चुका हूं और मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। हमारी सरकारें जब थी तो मैंने उस दिन भी कहा चुका कि 90 का दशक था और आप जो पलायन, मैं अंदर पलायन पर बोलूंगा, पलायन से बाहर नहीं बोलूंगा और निवेदन रहेगा कोई व्यक्ति पलायन से बाहर नहीं बोले और पब्लिक दरगाह से भी पलायन पर ही बोले। तो आप जानिए और आप सारे बिहार की तमाम जनता सलाम कीजिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने मनरेगा लाया। आपके किसी भी सरकारों की 90 के पहले या 90 के बाद यह सोच नहीं थी कि बिहार में कैसे पलायन को रोका जाए। वो हमारा रघुवंश बाबू का कृपा है, जिनके दिल से भारत की सबसे उच्चतम पंचायत पार्लियामेंट का मेंबर होते हुए पार्लियामेंट में एक बात उन्होंने दागा और कहा कि हमारे बिहार की गरीबी बहुत खराब है, हमारे घर से बहुत बड़ी। आप उसका मनरेगा का मैनिफेस्टो बाइबल मंगा लीजिए, आप देखिएगा उसमें एक गर्भवती महिलाओं के लिए मूल्य निर्धारण किया गया था, मजदूरी निर्धारण किया गया था कि जो महिलाएं गर्भवती होंगी उसके लिए एक टकिया बना हुआ रहेगा, इसको लोग मोरका मिलते हैं, और उसमें उसके बच्चों को खिलाएंगे, वो गर्भवती महिलाएं आराम करेंगी और उसकी मजदूरी होगा। तो आज कोई देश की बिहार की हस्ती कोई पार्टियां छोटी बड़ी जितनी घोड़ा पीटने वो बतावे कि पलायन पर किसी ने कोई अपना विचार रखा था क्या? विचार रखा था क्या? मात्र उन्होंने रखा था, किन्होंने? जिनका मैंने नाम लिया। और आप जानिए, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? सत्ता किसी का भी हो, सब आते हैं चुनाव में वादा कर लेते हैं, वादा करने के बाद जैसे ही जो है उसकी सरकार बनती है सब अपने आप को भूल जाते हैं, फिर अपने अपने जो है रास्ते में सब निकल जाते हैं। फिर जब चुनाव आती है तो वही फिर जो है वादा करते हैं और फिर उसी वादा करके जो है निकल जाते हैं। हर साल देखा गया है कि यही 5 वर्ष अब जितना छात्र बिहार के छात्र हो सब ये चीज मान चुके हैं कि हर पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है वैकेंसी को। किसी भी हर 5 वर्ष में सरकार किसी की भी आए 5 साल तक, जब वो 4 साल तक अपना सोया हुआ रहेगा और जब चुनाव का बारी आता है तब जाकर के वादा करता है कि हम रोजगार देंगे। अगर वो रोजगार भी निकालते हैं तो वो सही ढंग से वो करा नहीं पाते, जिसके वजह से सब बच्चे का उम्र जब खत्म हो जाता है तो वो कहाँ जाके अपना प्रस्ताव जब रखना जाता है तो पुलिस उस पर लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। क्या कहिएगा अरुण जी? इनकी बात हमेशा जो है ये किसी पार्टी से बिलोंग बेचारे नहीं करते हैं, ये बिहार की आर्थिक स्थिति पर हमेशा बोलते हैं जो सुंदर है 100% से बढ़िया इसका ही रहा है, समझ गए? इस पर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे और हमारे साथी लाइक बात बोले, किसी का टाइम खराब नहीं करूंगा। मैम, क्या कहिएगा? आप अपने आरजेडी के प्रवक्ता से आपने सुना होगा, अपनी प्रतिक्रिया रखे, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी हमारे सरकार जो भी है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने वही पुरानी बात रोजगार के लिए वही पुरानी बात रखते हैं, जंगल राज। वो अपना नया राज क्यों नहीं दिखाए हमारे रोजगार के लिए? वही बात डरा के लोगों से वोट लेते हैं। घुसपैठी हो रही है, जंगल राज हो रही है, यही घुसी पीटी बातों को लेकर के
लोगों से वोट ले जाते हैं, लेकिन मुद्दा वाली बात नहीं बोलते हैं कि हमारे बिहार में कमी क्या है, हमारे बिहार में रोजगार का कमी है, वो कभी नहीं बोलते हैं। हमारे राज्य में शिक्षा का कमी है, उसके बारे में वो कभी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? उनके पास रोड मैप है कि हमारे बिहार में क्या क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आते हैं बरसाती मेघ के तरह, कुछ से कुछ बक के चले जाते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं कि तुरंत आए और कुछ 10,000 रुपया का घोषणा किए तो कुछ करके घोषणा चले जाते हैं। लेकिन हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हर मुद्दा को क्लियर कट करके बोले हैं। अभी हमारे बीच जो 20,000 रुपया हर परिवार लाभ बनाने के लिए जो बोले हैं, उनको सही तरीका से लोगों को समझा के बता दिए हैं कि 20,000 रुपया आपके परिवार को कैसे मिलेंगे। लेकिन और सरकार यदि कोई किसी भी चीज का घोषणा करते हैं तो उनके पास उनका रोड मैप नहीं होता है, कुछ से कुछ बक के चले जाते हैं। इसीलिए हम इन बातों को, चाहे सरकार कोई भी हो, रोजगार और शिक्षा पे ध्यान दें, तभी बिहार का विकास होगा, उन्नत होगा। हमारे बिहार के बच्चे जाते हैं कमाने के लिए, सिर्फ वहां से मजदूरी कमा के लेके आते हैं। जो प्रॉफिट होता है, जो दूसरे प्रांत के कंपनी को प्रॉफिट होता है, यदि रहेंगे, पहले भी हम कह चुके हैं। सरकार के प्रवक्ता हैं आज हमारे साथ। आपने ध्यान से सुना होगा आरजेडी के प्रवक्ता अरुण जी की बातें, विद्यार्थी के बात और जनसुराज से जो महिला आई है उनकी बात। आपने जो मुद्दा उठाया कि आपको मौका मिला 15 साल का, आपने क्या किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप केवल दोषारोपण ही करना जानते हैं। 5 के पहले क्या काम हो रहा था बिहार में, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। एक एक व्यक्ति को पता है, न रोड था, न बिजली था, न यातायात था, जबकि विकास के लिए ये 3 चीज बहुत ही मायने रखता है। अगर विकास होना है तो ये 3 चीज जरूरी था, लेकिन 5 के पहले बिहार में तीनों चीजों जो था वह एकदम ध्वस्त था, कहीं उसका नामो निशान केवल बचा हुआ था। लेकिन 2005 के बाद जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के गद्दी पर बैठे तो एक तो उनको कुछ था नहीं बचा हुआ, खाली खजाना मिला था, फिर भी उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से बिहार के भलाई के लिए उन्होंने जो काम शुरू किया, न्याय के साथ जो विकास करने का काम किया है, वह काबिले तारीफ है और हर एक क्षेत्र में काम हुआ है। जैसे रोजगार के बारे में भी बोला जा रहा है कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा था, अब पलायन नहीं हो रहा है। अब बिहार में लोग आके नौकरी कर रहे हैं। कितने लोग अभी शिक्षक जो यूपी से आए हैं उनको रोजगार दिया गया बिहार में। अभी हमारे बड़े भाइयों ने जो बातें बोली, मैंने उनको निवेदन पूर्वक कहा कि कृपया आप जो है खोल दीजिए ना कि 15 साल पहले क्या नहीं था और आपके लिए क्या क्या ला दिया। यह तो हमारे गुरु भाई में पहले भी डिबेट हो चुका है कि 90 के दशक में जब मुझे दिया गया था बिहार, तो टूटी पगडंडियां थी। हेमा मालिनी और मीना कुमारी जैसा गाल बिहार में नहीं दिया गया था। टूटी हेलीकॉप्टर मुझे कांग्रेस के नेताओं ने दिए थे। उस पर हमने 15 साल, काफी दिनों मैंने अगले भी बताया है, काफी लोग सामान था, संग्रामपुर में, बेलहर में, सारे जगह सामान था। सामान की शक्तियों से लड़ते लड़ते जगदेव का खानदान, लालू का पसीना उतर गया। जरा सा एक बात, उसके बाद आपने जब देखेंगे तो हमारे जैसे ये गरीब गौरवा की श्रेणियों को लोगों ने वोट देने नहीं देता था। गढ़कुआरा गढ़हनुमारा बड़ा वोट हो लो, ऐसा बोलता था। हम जगदेव का खानदान इस बोली को बंद कर दिया और हमने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। अगली पीढ़ी गरीब जो 90% है वो हमारी श्रेणी की हिस्सा है। अब हमारे बड़े भाइयों ने कहा बिहार में 2-3 तकनीकियां हमारे सरकार के छोटे भाई, चूंकि मैं बड़े भाई के निभा रहा हूं, होता है नीतीश बाबू के द्वारा कहा गया है। हमारे जगदेव बाबू ने कहा था कि हमारी पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आपने लौआ जाति के, आपने कर्पूरी साहब को गालियां दिया। क्या गालियां दिया? कर्पूरी कर वो पूरा छोड़ गद्दी पकड़ पूरा। कर्पूरी आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां भी आई, उसने दिया। लालू यादव को क्या कहा? ललुआ हरवाहा चरवाहा का बेटा दिया। मैं आपको और मैं अपने बड़े भाई को चुना
के दिखा दे। क्यों नहीं दिखा पाया? इसलिए कि जगदेव बाबू की श्रेणी के हिस्सा है और उन्होंने कहा है कि पहली पीढ़ी हमारे जगदेव बाबू ने गोलियां खाया, लालू यादव जेल गए, और आज इसलिए नीतीश कुमार को नीतीश बाबू कहते हैं, नीतीश बाबू कहते हैं, नीतीश दमाद जी कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं। इसलिए हमारी कामयाबी यह है। दूसरी कामयाबी, हमारे बड़े भाइयों ने बिजलियों पर बोला है। आप जानिए बिजली की स्थितियां क्या थी और आपने क्या चोरी किया, सरकारों ने आपने क्या दिया बिहार को, आप जानिए इसको। आप जानिए बिहार में बिजली के दर 7.57 है मिनिमम, मैक्सिमम 8.11 है। उसी अनुसार जो आप देखेंगे 17 जुलाई से सिक्किम में 3.63, अरुणाचल में 3.90 और छत्तीसगढ़ में 2.35। भारत की कई ऐसी स्टेट है जिनकी मैं गणना नहीं लाया हूं। आप बताइए क्या बिहार में आपने सोने का तार लगा रखा था क्या? अरे आपने हमारा 20 साल बिजलियों में शोषण किया और उसके बाद आप गुना कीजिए 125 पॉइंट को 8.11 से आप 900 समथिंग रुपया बिहार में छोड़ने जा रहे हैं। ये जुमला है, चुनावी जुमला आपका। और जब चुनाव समाप्त होगा, मैंने कहूंगा समाप्त कर देंगे, आप क्या करेंगे ये आप जानिए। आपने बोला कि बिजली, आपने बोला बिजलियां थी नहीं, बिजलियां में आपने लूट किया, घोटाला किया, डकैती की। तो आप जानिए कि यही संग्रामपुर है, यहाँ 5 मिनट भी बिजली नहीं रहता था और लोग गांव से आता था जनरेटर पर अपना मोबाइल चार्ज करता था कि 5 मिनट भी लाइन में रहता कि मोबाइल चार्ज हो सके। तो वो स्थिति बिहार की थी। हमारे नेता किसी के बारे में आज तक किसी कोई बात नहीं बोले, गलत बात। आपने इधर ही सुना होगा, कल परसों ही जो मंच से क्या कहा गया है, किसी की मां को गाली दिया गया है। कितना अभद्र बात है, माता पूजनीय होता है, किसी की मां हो उसको गाली देना कितना बड़ा अनर्थ है। अरे नेता जो काम कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं। 5 के पहले क्या था सभी लोग जानते हैं, ये बताने की बात। अब किसी क्षेत्र में चले जाइए, जिस क्षेत्र में चल जाइए, हर जगह काम हो रहा है, काम ही काम हो रहा है। कहीं स्कूल का बिल्डिंग नहीं था, कहीं हॉस्पिटल नहीं था, कुत्ता घूमता था हॉस्पिटल में 10 दो, लेकिन आज सुबह होते हुए लाइन लग जाता है। अगर किसी को दिखाने का मन होता है तो लौट जाता कि इतना बड़ा लाइन, लंबा लाइन में कौन लगेगा, चलो बाहर से दवा ले लेंगे। ये काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया। अरुण जी, करने का काम हमारे भाइयों ने अभी हमारे दिए हुए जवाबों पर ही जवाब देते हैं। क्या बोले उन्होंने? बिजलियों पर मोबाइल चार्ज। अरे बिजली को आप पूछिए, पुराना लोग से आप संग्रामपुर में आते होंगे, एगो भूमियार था बढ़ैया का, देसी मुर्गा खा के जद्दू साहब लकड्डू साहब का मिल चलता था और यहाँ पूरे 10-20 हजार कुंटल जो है धान पेराया हुआ करते थे। लेकिन आपका भी बिजलियों की स्थिति थी, इतनी सुंदर स्थिति में भाई नहीं थी। सच्चाई कबूल करूंगा, यही सच्चाई है। आपने अभी जो बोला बिजलियों पर उनकी जवाब, और आपने क्या बोला था और मैंने क्या कहा? केवल बिजली के बारे में नहीं, हर एक क्षेत्र में काम हुआ। बिजली तो एक अथी है, बिजली था ही नहीं, हर एक क्षेत्र में काम हुआ है। कहीं रोड नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, किसी जगह पर रोड। आज गाँव में सुनिए महोदय, कोई व्यक्ति सोचा होगा कि गांव में नल का जल जाएगा, पानी पिएंगे जरा उठाने के लिए 6 बजे उठता है तो सिटी बजता है। बारे बार नेता क्या सोच है, गांव को भी स्मार्ट शहर बनाने का काम किया हुआ हमारे नेता नीतीश कुमार जी है। अरुण जी और जो जदयू के जो प्रवक्ता हैं, दोनों को समय को ध्यान में रखते हुए आपकी आज के जो आप एक्सपर्ट हैं, आपने सभी का बात सुना होगा लगभग, आपकी आज क्या राय है? मेरा कहना यह है कि जहां तक पलायन और बेरोजगारी की बात है, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और इसमें भारत की जनता 2 भागों में बटी हुई है। एक वह है जो श्रम करता है, जो मजदूर है, जो किसान है, और एक बौद्धिक है जो बुद्धि का काम करता है। तो बौद्धिक लोग जो है वो कम है, आमदनी उनकी अधिक है, और इधर जो शारीरिक श्रम करते हैं इनकी संख्या 90% है और इनकी आमदनी बहुत कम है। किसी भी अभी तक जो सरकार बनी कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं जिनकी संख्या अधिक है और जो बौद्धिक लोग हैं जिनकी आमदनी अधिक है, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर करके
वैसा लघु और कुटीर उद्योग गांधी के सपनों का भारत नहीं दे सके, जिसके कारण गरीब आज और गरीब होते जा रहे हैं। गरीबी की रेखा उठती नहीं है, गरीब भले उठ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी और पलायन भी रुक जाएगा, लेकिन जो हमारे सत्ताधीश हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको इस दिशा में सही कदम उठाना होगा। और इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 1947 आजादी के बाद से लेकर आज तक जितना भी पैसा आपका स्विस बैंक में है या और विदेशी बैंक में है, तो उसको आप संसद में पारित कर दीजिए कि यह राष्ट्रीय संपत्ति है। और वह जिस समय राजीव दीक्षित थे, उस समय 2,58,00,000 करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में जमा था। और आपको याद दिला दूं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, तो अमेरिका का भी जो है बहुत लोगों का उसमें जो है आपको 19,780 खाता था विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का। और बराक ओबामा ने उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी। और जब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो जाती है तो उस देश को इंटरनेशनल लॉ के अनुसार उस देश को पैसा रखने का अधिकार नहीं बनता है। और वह पैसा सारा अमेरिका को वापस किया और अमेरिका ने उसको सारे इंडस्ट्रीज में लगा करके लगभग उसने जो है बेरोजगारी को दूर करने का काम किया। और आज तक हमारे भारत में ऐसा नेता कोई पैदा नहीं हुआ। एक समय था यूरिया घोटाला हुआ भारत में, और उसमें 133 करोड़ का घोटाला था। और आपको बता दें, यहाँ के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। और वह पैसा फिर यहाँ से आया और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के लड़का के नाम से वह खाता में जमा था और प्रधानमंत्री के बेटा को भी जेल जाना पड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये भारत की न्यायपालिका है जो उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन आज जो है वह राशि अगर भारत चाहे तो इसे 2 रास्ते से मंगा सकता है। एक है कि सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय कर ले कि विदेशों में जितना पैसा 1947 के बाद से आज तक जमा है वह राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाती है। तो किसी की ताकत नहीं है, कोई पैसा रख लेगा और पैसा जो है भारत में आ जाएगा। दूसरा है संसद, कि संसद में पारित कर दे कि जितना भी राशि विदेशों के बैंकों में जमा है उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाता है और इसे प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो कोई ताकत नहीं है कि उसको वहां पैसे को रख लेगा। और वो पैसा जब भारत में आएगा, जी समय को ध्यान में रखिएगा। ठीक कंक्लूड कर रहे हैं, तो 258 लाख करोड़ रुपया आएगा। और 2,58 करोड़ रुपया से अगर और वह राशि दुगनी हो गई है। और ये जो और नीरव माल्या, ये सब जो विजय माल्या ये सब है, ये सब जो ले गया वो एक्स्ट्रा में है, उसको जोड़ दिया जाएगा तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपया जो पड़ जाएगा। तो वह पैसा जब यह भारत चलाएगा तो सिर्फ उसमें 100 लाख करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च दिया जाएगा। यहाँ का स्कूल, यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ का लघु और कुटीर उद्योग जो गांधी जी ने सपना देखा था। हमारा अनाज, चूंकि भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। यहाँ गुड़ मतलब ईख का उत्पादन होता है और ईख का उत्पादन अगर हम ऑर्गेनिक विधि से करें, सरकार इसके लिए बात करे कि ऑर्गेनिक करना होगा, तो 150 रुपया प्रति किलो विदेश लेने के लिए तैयार है। अगर इसको गांव का जो उद्योग है, गांव में मतलब ईख उगता है, इसका उद्योग गांव में सरकार लगा दे। कपड़ा जो
बंदा कपास की खेती है, कपास की खेती करवा दे, उसका उद्योग गांव में लगे, गांव के लोग को आमदनी हो और गांव सूत काट करके कपड़ा बुन करके कपड़ा जो है वह सेल करे, उसकी आमदनी बढ़ेगी। इसी तरह हर क्षेत्र में उसको गांव को रोजगार दे, गांव में ही लगी कुटीर उद्योग स्थापित कर करके इसको हम दूर कर सकते हैं। बेरोजगारी भी दूर हो जाएगा और पलायन जो है, पलायन की स्थिति भी रुक जाएगी और जो 200 करोड़ रुपया बच जाएगा, 200 लाख करोड़ रुपया जो बच जाएगा, उसका जो सूद प्रति वर्ष है वह 20 लाख करोड़ रुपया है। तो 20 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष सूद आएगा। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह स्विट्जरलैंड में किसी भी जनता को टैक्स नहीं लगता है, यह भारत भी टैक्स फ्री देश हो जाएगा। किसी भी नागरिक को जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और आपको बतला देते हैं कि भारत का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री जो है वह चाणक्य रहा है और चाणक्य ने कहा कि जब टैक्स अधिक होता है तो वहां की जनता जो है वह गरीब हो जाती है, जहां टैक्स कम होता है वहां की जनता धीरे धीरे अमीरी की ओर बढ़ती है। और रामायण में भी चर्चा है, भरत से कह रहे हैं राम कि जो है टैक्स मत बढ़ाओ, टैक्स नहीं बढ़ाओ, व्यापार बढ़ा दो, टैक्स घटा दो, आमदनी बढ़ जाएगा, जनता खुशहाल हो जाएगी, पलायन रुक जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मेरा छात्र प्रतिनिधि से सवाल है, आप पढ़े लिखे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि बिहार में रहकर भविष्य बन सकता है या बिहार से बाहर जाना ही विकल्प? बिहार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कोई नहीं कह सकता है कि जो है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी जो आप देख रहे हैं नीतीश कुमार की ओर से 2016 से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाया जा रहा है। इसमें तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, आप शिक्षित बना देते हैं, पढ़ा करके आप उसको इंजीनियर डॉक्टर बना देते हैं, लेकिन जब उसके रोजगार का बारी आता है तो आप बोलते हैं कि जाइए विदेश जाके काम कीजिए, दूसरे स्टेट में जाके काम कीजिए। अगर वो जो है 3 साल अगर उसका जो है कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप उसका जो है पैसा वो भरपाई नहीं कर पाते हैं तो उस पर आप जो है सर्टिफिकेट पर केस कर देते हैं। ये किस तरह हम कहते हैं कि आप अगर पढ़ा सकते हैं तो उसको रोजगार भी देने का व्यवस्था आपका जिम्मेदारी होता है। आप किसी के ऊपर बचपन में ही आप पैसा दे देते हैं कि आप उसके ऊपर पढ़ा लिखा करके वो तैयार कर, जब उसको रोजगार का बारी आता है, जब पढ़ लिख करके छात्र जब तैयार हो जाते हैं, जब रोजगार का बारी आता है, जब मांगती है सरकार से, उससे आप लाठी डंडे से बात करते हैं और उसको बोलते हैं उसके लिए आप व्यवस्था करते हैं कि हम ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं दिल्ली जाने के लिए। अब बताइए कि वो सरकार जो छात्र जो पढ़ लिख करके जो है पढ़ लिया, पढ़ा तो आप बिहार में दिए, उसको कर्जा तो आप बिहार में दिए, चुकता करने का बारी आता है तो आप उसको दिल्ली हरियाणा भेज रहे हैं। आप ऐसा इस तरह क्यों कर रहे हैं? सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सरकार की प्रवक्ता से मेरा यह इस पर जानने का प्रयास करेंगे जो आपने अपना विचार रखा। हमारे छात्र भाई अभी बोल रहे थे कि चुनाव जब समय आता है तो बहुत घोषणाएं की जाती है, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं हमारे नेता जो बोलते हैं उस काम को करने का काम करते हैं। आज तक हम 10 उदाहरण देंगे जो उन्होंने बोला उस काम को पूरा करने का काम किया है। ऐसी बात नहीं है, रोजगार मिल रहा है। आपने कबूला ना कि शिक्षा दिया गया, आज कोई गरीब का बेटा इंजीनियर बन सकता था क्या? बताइए। आर्थिक मदद दिया गया कि नहीं, अमीर का बेटा नहीं गरीब का भी बेटा इंजीनियर बनेगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का काम किया कि गरीब का बेटा भी इंजीनियर बन सके। तो इंजीनियर तो आपने बना दिया, जब रोजगार का बारी आता है तो फिर आप उस पर लाठीचार्ज क्यों करते हैं? क्या बात है, रोजगार दिया जा रहा है। 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, वह सरकारी रूप से हो या व्यावसायिक रूप से। अगर इतना रोजगार अगर रहता तो जो है अभी अब दिल्ली जाने वाली ट्रेन आप देखिए भर भर के जा रही है। आप उसके लिए केंद्र सरकार से जो है देखते हुए तुरंत सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन रोजगार पूरा दिया जा रहा है। 40 लाख अभी हम बताना चाहते हैं कि अभी बिहार में जो है इतना बेरोजगारी है। कुछ देर पहले बोले थे कि हम अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये बेरोजगारी दूर करने की बात है और क्या है, हमारे नेता सबके बारे में सोच रहे हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। हमारे बगल में परघा घर में औद्योगिक पार्क लग रहा है, जमीन अधिग्रहण हो गया है, उसमें कम से कम 5-10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। उसका काम भी बहुत जल्द चलने वाला है, यही बगल में देगोरा में। इसलिए सब हो रहा है
चिंता मत कीजिए। राजनीतिक जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, अभी आपने बात सुना, रोजगार पर भी छात्र बोले, जिस सरकार के प्रवक्ता भी बोले, आप क्या कहेंगे और आपके पास क्या प्लान है? देखिए, हमारे प्रशांत किशोर सूत्रधार जो हैं जनसुराज के, उनका तो फर्स्ट मुद्दा है रोजगार। लेकिन हमारे दो जो भाई हैं जदयू और राजद, वो बीच में कभी रोड नहीं बना था। रोड बनाने में इतने दिन लगा दिए। जो रोड उबर खबर थे राजद ने नहीं बनाए, तो इतने दिन में अब वो रोड ही बना रहे हैं। और उनका कहना है कि जंगल राज था, तो जंगल राज और रोड यही दो मुद्दा है ना। तीसरा मुद्दा कौन ढूंढेगा? तीसरा मुद्दा हमारे प्रशांत किशोर ढूंढ कर रख दिए हैं कि आप लोग जनसुराज को लाइए और रोजी रोजगार का व्यवस्था हम करेंगे। तो हम इस बच्चे का कहना तो सही है कि आप पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उनको रोजगार की जब बारी आती है तो लाठी खाना पड़ता है, जो कि अभी पटना में प्रेजेंट में देखें। तो ये सब व्यवस्था हमारे सरकार को क्यों नहीं दिखता है? अभी सर ने बोले कि हमारे यहाँ टेक्नीशियन द्वारा से खेती किया जाए, तो वो खेती से हम लोग, हमारा किसान प्रधान देश है, किसान प्रधान देश है, खेती से हम लोग उन्नत खेती करेंगे, तो उन्नत खेती से हम लोग प्रॉफिट जो होगा उनका शेयर मार्केट होना भी चाहिए। लेकिन हमारे बिहार में एक बार हमारे सभी लोग किए होंगे मेंथा का खेती, मेंथा का खेती तो करवा दिए कि हम बेरोजगारी दूर करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब मेंथा का खेती किसान ने बहुत मेहनत से खेती को लगाए, फसल को लगाए, फसल तैयार हुआ, वो सावन भादों में किस प्रकार से जरना, लकड़ी, गोठा उपलब्ध करके किसी प्रकार वो मेंथा का तेल तैयार किए, लेकिन उसको लेने वाला बिहार में कोई नहीं मिला। वो डब्बा माथा पर घूमते रहा, कहाँ कोई लेगा, लास्ट में वो घर में ला के रख दिए। क्या यही सरकार का व्यवस्था था रोजगार हटाने का? हाँ मैडम, आप अभी बोली कि केवल आप लोग रोड का ही बारे में कहता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार के किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ? आप हमको बतलाइए कि इस क्षेत्र में काम नहीं है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किस चीज पर आप बोल सकते हैं कि क्षेत्र में काम नहीं है? आप हमको बताइए। जो जंगल राज पे आप लोग आरोप लगाए हैं, रोड नहीं, रोड वही रोड को भरने में इतना दिन समय लगा दिए हैं। रही बात स्वास्थ्य के लिए बिल्डिंग तो बना दी गई है, डॉक्टर उसके लिए नहीं है, नर्स नहीं है जितना चाहिए, नर्स जितना चाहिए डॉक्टर, दवाई उपलब्ध नहीं है। सब चीज उपलब्ध है मैडम, आप चलिए हॉस्पिटल देखिए दवाई है कि नहीं, लोगों का प्रमाण है, डॉक्टर है कि नहीं, गलत बात मत बोलिए, काम हो रहा है, बात बोलने से यदि स्वास्थ्य बात को बोलिए। स्वास्थ्य व्यवस्था सही रहता है तो हमारी बच्ची का मृत्यु नहीं होता, देख लीजिए आप, मृत्यु नहीं होता। उसके साथ जो घटना घटी तो घटी, अपने बारे में सोचिए। केवल महिलाएं घर चला रही है, नीतीश कुमार का दिन है। आज की आपकी बेटी पढ़ रही है, कर रही है, दुनिया में नाम कर रही है, यह नीतीश कुमार का दिन है। आप क्या बोलिएगा? आटो से नहीं होता है, काम करके प्रमाण दिखाना होता है। स्वास्थ्य के लिए आपने बोले, स्वास्थ्य में यदि सही व्यवस्था होता तो बच्चे का मृत्यु होता। जो घटना घटी सारे बिहार के बच्चे और बुजुर्ग सभी जान रहे हैं किस प्रकार वो बच्चे का मृत्यु हुआ है। और इतना काम हो रहा आप नहीं देख रहे, एक मृत्यु हुआ, मृत्यु को कोई रोक सकता है क्या? जिसको मरना है मरना है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, कहाँ नहीं मरता है? विदेश में मरता है आदमी, जहाँ बहुत बड़ा डॉक्टर है, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता है। काम हो रहा है, बोलने से नहीं चलेगा। लापरवाही के कारण न मरा, इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? चलिए अब इस चीज को विस्तार पूर्वक जानेंगे आरजेडी के प्रवक्ता से। अभी तो हमारी लड़ाइयां जो इंडिया बनाम एनडीए से है। अभी तो एनडीए के भाइयों ने पूर्व में ही कई दाग हम पर दे चुका है। कितने बड़े बड़े कामयाब गिनाए सरकारों की इन्होंने, कि नगर पंचायत इन्होंने घोषित कर दिया संग्रामपुर में, इनकी बहादुरी का दाद दी है हमको।
उसके बाद कहा प्रधानमंत्री को गाली दिया जाता है भारत के बिहार की सरजमीन पर। मेरा सवाल है उनका। और ये कहते हैं रोड मैप अच्छा कर दिया, पुलिया अच्छा कर दिया। पहले बहन जी पर मैं बाद में जाऊंगा। पहले तो भाई को मैं यह बता दूं कि आपने गरीबों की जनमत से आया हुआ चुनाव पंचायत को आपने अपने ताकत और पावर से एक रात में संग्रामपुर बैठ के ध्वस्त कर दिया। जो गरीब की बेटी जीती थी संग्रामपुर पंचायत में, आपने नगर पंचायत के लोगों को महंगाई रेट लाद दिया। क्या सभी गरीब गरुआ के घरों पर झाड़ू उसी लेकर के पड़ने जाता है? क्या गलियों में आपके जैसा सुख प्राप्त हो रहा है? क्या आपने कोठे पर से फेंका जाता है? क्या ये मुट्ठी भर लोगों के लिए सुंदरता हुआ और आपने अपनी स्वार्थ के लिए इस काले कानून को आपने थोप दिया। दूसरी बार आपको पता लगा एक विशेष जाति के लोगों को कि हमारी सरकार जब चाहेगी जो कर देगी, ये आपकी लाठी वाली सरकार है। आपने दोबारा जो चुनाव यह कर दिया तो दोबारा चुनाव में लगा कि लोग ये बहुत बड़े सैन्य ताकत घबरा के आ जाएंगे। लेकिन दोनों पंचायतों के गरीबों ने कसम खा लिया कि तुम्हारे कलम और लाठी का बदला मैं तरीके से लूंगा, जनमत से लूंगा, बैलेट से लूंगा और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से लूंगा। और दोबारा एक गरीब गरुआ की बेटी, एक शहीद की पत्नियां, एक अच्छे धर्म की सती पत्नियां वो इस जमीन पर फिर दोबारा कायम हो गई। भाइयों आप जानिए, आपने दो पंचायत को नाश कर दिया, मनरेगा समाप्त हो गया, मनरेगा चलता नहीं है और झाड़ू पड़ता है ना, तो आप जैसे हमारे जैसे सेंट मारने वाले सुंदर कपड़े वालों के यहाँ से लेके गरीब के, दो गरीब आदमी उसी तरह खट रहे हैं। ये आपका हुआ। आप महोदय बोलते हैं कि बिहार से गालियों प्रधानमंत्री जी को दिया जाता है। देश का सस्ता उच्चतम न्यायालय कौन है? पार्लियामेंट। देश का उच्चतम पंचायत, वहां आपने याद कीजिए, अपने पापों को गिनिए। पूर्व में क्या कहा है? देश की बहू भारत पुरुष प्रधान है, किसी जात की औरत को लाएंगे, किसी जात का पुरुष उसे जाना जाता है। भारत का भारतीय बेटा आपने गंदे गालियों से नवाजा। आपने क्या कहा सोनिया गांधी को? ये जर्सी गाय है। जर्सी गाय क्या होता है? जसला जर्सी भाषा में बोलते हैं इसको। आपने संसद भवन में बोला, आपने 50 करोड़ वाली लवर, 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड आपने बोला। आपने गंदी गंदी गालियां दी। आपने कांग्रेस की विधवा कहा। ये आपके संस्कारों में है, आपके स्वभाव में है, ये हमारे जगदेव के संत बाबू के संस्कारों में नहीं है। आपने बोला महोदय कि हमने रोजगार दिया बिहार में। आप याद कीजिए, आपके एनडीए वाले सरकार 36 इंच का सीना वाला जब आया था, प्रधानमंत्री कहा था ना 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या आपने बिहार या भारत के युवा को 2 करोड़ नौकरियां दिया? अब 10 साल का गिनती कर लीजिए, आपने दिया क्या? आपने वादा किया था काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपया एक गरीबों के घर में जाएगा। क्या 5 रुपया का भी दर्शन कराया? क्या काला नोट आपने लाया? क्या ये आपकी कामयाबी का तरीका है? ये भारत में आपका गलत तरीके जुमलाबाजी करके राज करने का तरीका है। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं प्लान पे जाऊंगा, मैं ज्यादा टाइम आपके नहीं लूंगा। अब महोदय इनकी एक उपयोगिता जरूर रहेगा, मैं गछूंगा, हर लोग को गछना चाहिए, चूंकि मैं बिहार का वासी हूँ। मैंने रोड बनाया तो बताया मैंने, रोड हमको बहुत सुंदर नहीं दिया गया था। आप ये जानिए कि इसके बड़े बड़े सूरमा कुटुंब जो सरकार के हैं ना, वो बड़ा बड़ा टेंडर लेते हैं वहां बैठ के पटना के मोरिया होटल में। और वो वहां करते क्या है? आपको आंकड़ा दूं सरकार का, ये लोग आंकड़ा लेके आते नहीं है। आप आंकड़ा जानिए, बिहार में 11 दिन में 5 पुल गिरे हैं, 17 दिन में 22 पुल बह गए। और उसमें हमारा नहीं, इनकी सरकार का घोषणा है। छपरा में 1 दिन में 5 पुल गिरे। पथ निर्माण विभाग ने 250 पुल का जो है साथी निकाला, जांच निकाला, जिसमें कि 900 पुल छोटी पुलें भी थी, छोटी पुलें थी। उस पुलों का इससे पूछिए क्या हुआ? उसके बाद हमारे बिहार में हमारे गरीब के बेटा, हमारे हिस्से का भाई, सेकुलरिज्म वाला भाई नीतीश कुमार जी, जिनको ये लोग गालियां नहीं दे सकते, उनको खड़ा करके 70 करोड़ दिया, 70 करोड़ दिया। ताली बजाओ, ताली उन्होंने बजवा लिया। 70 करोड़ रुपया कहाँ लगा? उसकी प्राथमिक राशि कहाँ हुई, तैयार हुई? उसका रिकॉर्ड आपने कहाँ लिखा, कहाँ काम किया? कोई बात नहीं, ये मैं नहीं बोलता महोदय, ये खुलासा किया है पवन खेड़ा ने। सीएजी ने बिहार में बड़े बड़े घोटाले का खुलासा किया। सीएजी कौन है आप जानिए, हमारे बड़े भाइयों से पूछिए कि आपने कितना घोटाला और करोगे, पाप की दुनिया कितना बनाओगे। जगदेव बाबू को मारने वाला वही खानदान था जहां आप खड़े हैं। आपने सोनिया गांधी को गाली दिया, शहीद की पत्नी को गालियां दिया, आपने उसके बेटे को जर्सी कहा, क्रॉस कहा, आपने बेटे को क्या क्या नाम उसको दिया। अभी अरुण भाई बोल रहे थे कि नगर पंचायत बना करके बर्बाद कर दिया गया 2 पंचायत में। पहले यही संग्रामपुर था, लोग परेशान था कि नगर पंचायत संग्रामपुर बन जाए। सारा व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा से, आपके द्वारा काम नहीं हो रहा है तो इसमें सरकार का दोष नहीं है, सारा व्यवस्था है, काम नहीं हो रहा है। आज यही जगह आप देख रहे हैं जहां आप खड़ा है, यहाँ भी 1 ठेवना पानी रहता था। जिस जगह पर अभी खड़ा है, बरसात का मौसम है,
यहाँ एक फेरना पानी रहता था, लेकिन ये तारापुर के माननीय विधायक राजीव कुमार सिंह का देन है जो इन नाला का निर्माण हुआ, तब आप यहाँ खड़ा है। तो सब विकास हो रहा है। लोग तारापुर को जिला मांग रहा है कि तारापुर को जिला बना दिया जाए। अब तारापुर को अगर जिला बना दिया जाएगा तो तारापुर को बर्बाद कर दिया जाएगा। विकास हो रहा है, उसको कहा जा रहा है कि बर्बाद किया जा रहा है। बारे वाह, लोग चाह रहा है कि आगे उठे, हम बैक जाना चाहेंगे कि आगे बढ़ना चाहेंगे। कल संग्रामपुर हमारा अनुमंडल हो जाए तो नगर पंचायत है, कल अनुमंडल बन जाए तो ये यहाँ के लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमको तारापुर नहीं जाना पड़ेगा, संग्रामपुर में सारा काम होगा। हम ये बोल रही थी कि किसी की भी सरकार आती है, सारा मुद्दा तो दिखता है, चाहे आरजेडी की सरकार हो या जेडीयू की सरकार हो, लेकिन होता क्या है कि सब बात करते हैं रोड पे और नाला पे, पलायन पर कोई बात नहीं करते हैं। तो वही राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस चीज को लेकर के आए हैं, लेकिन आपने इस बात पर गौर नहीं फरमाया और इसका जवाब नहीं दिया। करवा दे रहा हूं तुरंत। हमने प्रशांत किशोर भाई का पूरी तरह से सम्मान करता और बिहार की गद्दी पर अभी तो वो आए ही हैं, अभी तो निकली हो नई शोरूम से। जब सिलेंसर फटेंगे और मुंह भी छिटेंगे तो पता चलेगा। जब 15 साल 20 साल वालों की कहानियां आपने सुन चुका, हमने बहन जी का पूरा सम्मान करता हूं, चूंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं को काफी आरक्षण दे रखा है, मैं बोलने उनकी बातों को मैं अभी नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हमारे भाई आए बिहार में, जितनी वादाएं किए हैं उतनी वादाएं कम से कम जो है वो करे, निभाए। बिहार में पहली बार एक चर्चा हुआ है कि आप अपने बच्चों के लिए चुनाव में वोट दीजिए, आप दीजिए, हमारा कोई उससे यह नहीं है। लेकिन मैं एक बात उसके बदले में आपसे बोलूंगा कि 15 साल 20 साल बनाने वालों ने जितने नारा हमारी सरकार ने दिया था उतनी नाराओं पर करीब मैंने पूरा किया, और ये 20 साल वाली सरकार ने जितनी भी नाराएं दिए थे चुनाव में वो मैंने आपको बता चुका हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप समझिए बहुत कीमती वक्त है। इसलिए मैं बहन जी के तमाम मुद्दाओं को वेलकम करता हूं, सलाम करता हूं, पब्लिक से यह भी करता हूं, लेकिन एक बात तो कृपया प्रशांत किशोर भाई जी को बताना पड़ेगा। 2 सूरमा वीर बिहार में आए हैं, एक शिवदीप लांडे उन्होंने बनाया है हिंदू वाहिनी, और एक आए प्रशांत पांडे और उन्होंने ये नारा रखा, जब हमारी सरकार हमारे गरीबों का बेटा रास्ते पर घसते मर गया, तब मेरे सरकार ने, आपने सुने होंगे हमारे भाई जी ने, नीतीश कुमार ने बोले बिजलियां मुफ्त में नहीं मिलती है, देने का भी नहीं है, हमने कैसे कर दिया। हमारी सरकार की कामयाबियां है, हमारे संघर्षों का तरीका है कि आपने 125 यह किया, आपने 400 रुपया दे करके 20 साल राज किया, मैं गणित बना के बोलूंगा। और आप जब हमारे गरीब गुरुआ का नेता लालू का बेटा जब गर्दन से संगठन बिहार में शुरू किया, घर घर माता बहनों घर जाना शुरू किया, तब उसने डर से 1100 रुपया किया। तीसरी आपको कहा कि सिलेंडर का दाम कम किया जाए, आपने अभी तक नहीं किया। 15-20 दिन बाद आपके सारे गीत गजल जितने बंद हो जाएंगे, उसका आचार संहिता लागू हो जाएगा। इसलिए हमारा बहन जी के मुद्दाओं का समर्थन है। इन्होंने हमारी बातों से सहमत हुए, इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। और सारी बातें तो हो ही चुकी है पलायन के लिए। पलायन चाहे कोई भी सरकार हो आवे, अभी तो हमारे बीच जदयू या राजद यही 2 विकल्प थे। इस विकल्प का हल के लिए हमारे जनसुराज आए हैं। अब बिहार वासियों को तय करना होगा कि बिहार को बदलना है, बदहाली से निकालना है या इसी बदहाली में जीना है, वो बिहार के लोग सोचेंगे। और हमारे अरुण बाबू जी बोले कि हम समर्थन करते हैं, तो इनका कहना सही है, समर्थन करते हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए भी समर्थन करना होगा। सिर्फ मुंह से बोल देने से नहीं होगा समर्थन, इनको पूरा करने के लिए आपको कांधा लगाना होगा कि हमारे जनसुराज का आए और बिहार का नक्शा बदले। 110% जनसुराज आने का हमारे पूरे गरीब गुरुआ परिवार से वेलकम है। लेकिन मैडम मैंने आपको बताया और विपक्षी के भाई एनडीए के भाइयों को भी बताया कि आप जानिए कि मेरे जो युवराज जिसको आप कहते हैं जंगल के युवराज, उस जंगल के युवराज ने जितने वादे किए हैं इसको आप गारंटी से लिख लीजिए, उन्हीं का कृपा है 1100 रुपये में आपको यह मिल रहा है, उन्हीं का कृपा है कि आपको 125 पॉइंट बिजलियां मिल रहे हैं। और जितनी वादा में किया है हमारे जंगल के राजकुमारों ने वो सारे वादे में पूरा करूंगा मैडम। अभी हम बोलेंगे झूठ हो जाएगा, आप बोलेंगे झूठ हो जाएगा, सत्ता का भाई तो झूठ बोलने का इसको डिप्लोमा ही है, इन्होंने तो उसकी डिग्री ही ले रखा है। इस एपिसोड का जो लास्ट सवाल है, अगर आज से सही कदम उठाए जाए तो कितने सालों में बिहार के युवाओं को पलायन से राहत मिल सकती है? धन्यवाद।
बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो मैंने प्रश्न किया था कि 1947 के बाद आज तक जितना भी पैसा विदेशी बैंकों में जमा है, मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि आप संसद में यह पारित कर दीजिए कि विदेश में जितना भी धन जमा है वह राष्ट्रीय संपत्ति है, और उस राष्ट्रीय संपत्ति को आप यहाँ मंगा लीजिए भारत में, और उस सारी संपत्ति को आप पलायन और जो है बेरोजगारी पर खर्च कर दीजिए, ताकि पलायन खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए। मैं आपसे ये अपील करता हूँ, और इसके लिए मैं सुझाव भी देता हूँ कि मैंने पूर्व के मीटिंग में मैंने कहा था कि जो खादी है, आपको खादी ग्रामोद्योग जो पूरे भारत वर्ष में चल रहा था, जो गांधी जी का चलाया हुआ था, जिसे चरखा को आर्थिक क्रांति का प्रतीक माना गया उस समय, और आज हम क्या देखते हैं, जब हम खादी ग्राम जाते हैं एक सूत्र नहीं कटता है। कितना लोग काम करता था, कम से कम 2000-3000 लोग काम करता था, सब बेरोजगार हो गया। आप ये जोड़िए कि खादी ग्राम की तरह हिंदुस्तान में कितने ग्राम होंगे जहां सूत बनता था, मतलब कि उसका खादी का कपड़ा तैयार होता था, तो आज वह बंद है। उसको आप विदेशों से पैसा मंगा करके, काले धन को मंगा करके, उसको आप स्ट्रक्चर को, जो खादी ग्रामोद्योग का स्ट्रक्चर जो जिन सुन पड़ा है, उसको आप जिंदा कीजिए, उसको स्कूल में कन्वर्ट कीजिए, उसको प्रयोगशाला में कन्वर्ट कर दीजिए, और कपास की खेती शुरू करवा दीजिए, और खादी को हिंदुस्तान में अनिवार्य कर दीजिए। मैं दावे का साथ कहता हूँ 12 करोड़ रोजगारों को सिर्फ रोजगार खादी से मिल जाएगा। उसके बाद जो मैंने कहा, जो गांव में खेती होती है, चाहे वह ईख की है, चाहे वह गेहूं की है, चाहे वह चावल धान की है, चाहे वह दलहन की है, चाहे तेलहन की है, उसको हम व्यापारी को देते हैं, बाहर बेचते हैं। उसका जो लघु और कुटीर उद्योग है वह गांव में स्थापित होना चाहिए। गांव के गरीब गुरुआ जो किसान है, उसकी आमदनी उसके पास जानी चाहिए, ताकि जो पुनः अगर खड़ा करना है तो इनको भी आप साथ लीजिए, इनको आप आगे बढ़ाइए। जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि आज़ादी नीचे से ऊपर तक जानी चाहिए, वह आज़ादी आज नीचे तक नहीं आ सकी है। उसी आज़ादी को नीचे से ऊपर तक आप ले जाइए, सारे पैसे को मंगवा करके, और ताकि और जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं उनसे भी आप सहयोग लीजिए, उनसे भी कहीं आप निजी क्षेत्र में आप जो उद्योग बैठाइए, गृह और कुटीर उद्योग बैठाइए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। और सरकार जो विदेशों से काला धन मंगावे, उसके लिए केवल पलायन पर और जो है बेरोजगारी पर खर्च कर करके बेरोजगारी दूर कर दे, पलायन दूर कर दे। जय हिंद, धन्यवाद। ये कोई राजनीतिक विशेष सवाल नहीं था, कृपया करके सब अपना अपना ये विचार रखेंगे कि पलायन जो किस प्रकार जो रुकेगा, क्या प्लान होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग। अभी तक में तो सारी बातें छन के आपके सामने आ चुके हैं, और किसी भी पार्टी के प्रवक्ताओं ने पुरजोर बल नहीं दिया कि यहाँ किस तरह से, क्यों इन्हें लॉजिक पेश नहीं किया कि कैसे बेरोजगारियां दूर हो सकता है। सबसे सुंदर बेहतर हमारे प्रोफेसर साहब ने रखा, खादी पे रखा, कितने करोड़ व्यक्तियों का ये हो सकता है, इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि सच बोलेंगे तो सच कबूल करूंगा, झूठ बोलेंगे तो झूठ कबूल नहीं करूंगा, चाहे कोई बात हो जाए। और उसके बाद हमारे सत्ता पक्ष के भाइयों के पास तो कोई गुणवत्ता है ही नहीं उस पर। और हमारी सरकार 15 साल वाली जो जंगल राज थी ना, वो सरकारें बता चुका, उन्होंने नाम दिया जिस पर आप दुकान खोले हुए हैं कि पलायन रोको। ये हमारे रघुवंश बाबू का कृपा है, रघुवंश सिंह का कृपा है, ये समाजवादी पार्टी और जगदेव बाबू के खानदानों की पार्टियों का। और आप हमारे दूसरी हमसे पढ़े लिखे ज्यादा जानकार हमारे भाई हैं, ये हमसे सुंदर लॉजिक देंगे कि और कैसे जो है यहाँ से पलायन रोका जाए इनके ऊपर। इसलिए मैं अच्छे लोगों का हमेशा स्वागत करूंगा, और एनडीए के भाई भी अच्छा बात बोलेंगे तो स्वागत करूंगा। अगर वो हमारे हमारे पूर्व के बड़े भाई सब बोल संग्रामपुर बहुत ही आने वाला है, उन दिन को मैं सलाम करूंगा। और हम हैं भी यहाँ हम हैं भी तारापुर की गांधी में बता चुका है कौन है, और विकास की जितनी भी कुछ किरणें दिख पड़ रहे हैं वो तारापुर की गांधी की कृपा, उसका नाम शोकनी बाबू है।
एकदम सही बात है। जो सच्चाई है उसको तो बताना ही चाहिए। मैं तो सहमत हूं आपके विचार से। जो बात है सही है, उसको समर्थन उसका होना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो। जो काम किया है उसके काम को सराहना होना चाहिए। राजनीति अलग जगह है। और उद्योग के बारे में जो चलिए आप ही रख लीजिए अपना बात। उद्योग के बारे में भी बोला जा रहा है। प्लान ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबा नहीं। हर एक जिला में औद्योगिक पार्क लगाया जा रहा है पलायन को रोकने के लिए। और यहां तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने सभी उद्योगपति को पूरी छूट दी है कि आप बिहार में उद्योग लगाइए, जितना जमीन आप मांगिएगा मुफ्त में हम जमीन देंगे, आपका स्वागत है, आइए। इतना हमारे नेता नीतीश कुमार ने बोल दिया कि उद्योग लगे, पलगे, बिहार आगे बढ़े। यही तो उनका सोच है। उनका कोई नहीं है, उनका पूरा परिवार, पूरा बिहार है। वो किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्ति नहीं है, वो पूरे बिहार के लोगों के हित को चाहते हैं। ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। हेलो, आपको मैं बताना चाहूँ कि उद्योग पर तो सारी बातें हमने बता दिया कि जिन्होंने बोला कि यहाँ ये होने वाला वो होने वाला है, तो वो समय के गर्भ है। जो जिनके टाइम अनुमंडल बना, टेडिया बम्बर प्रखंड बना, उन नायकों का नाम मैंने आपके सामने रखा। अब रही इन्होंने बहुत चीज लाने वाले हैं, तो ये लाने वाले नहीं है। इन्होंने लाने वाले किनको? आनंद सिंह को। इन्होंने लाने वाले किनको हैं? लवली आनंद के हस्बैंड को। और पेरोल कितने दिनों में मिलता है? कोई एलएलबी के टेंडर बताएंगे। और किस पेरोल के तहत आया, किस कानून की संशोधन हुआ, इसके माध्यम से बिहार समय को देखते हुए लगाया गया। बस सर, आप भी जो है मुद्दा से भटक रहे हैं। नहीं सर, ठीक, सॉरी, भटक रहे हैं। इन्होंने कहा आने वाले हैं, हमने बोला नहीं, आने वाले मेहमान तो आ गए। चलो 1 मिनट अरुण जी, हम जो बोलते हैं उस काम को करते हैं, इसका उदाहरण है। चलिए, हम धन्यवाद। जो बोलते हैं वो पीछे नहीं हटते हैं। आज बोलते हैं 10 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई की जाती है। इसका उदाहरण हम बोलेंगे तो बहुत उदाहरण है, लेकिन समय का अभाव है। जो बचपन से ही बच्चे को तकनीकी ज्ञान दिया जाए और वो पढ़ लिख करके क्या करना है सरकार को, उसके ऊपर बचपन से ही विचार अगर कर दिया जाए तो उसको जो है शुरू से ही उसको रोजगार के ऊपर ध्यान रहेगा। उसको पढ़ के क्या करना है उस पर वो हमेशा एग्रेसिव रहेगा। जिस तरह चाइना जो है हमारे बगल के कंट्री है, वो जो है बचपन से ही बच्चे को तकनीकी ज्ञान देते हैं, जिसके वजह से वो बच्चा जो है हमेशा जब तक वो रोजगार का जरूरी होता है उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरी नहीं होती है और वो अपना खुद वो रोजगार वो ढूंढ लेते हैं। सिर्फ पढ़ा देने से नहीं होगा, साथ में जो है अगर आप उसको शिक्षा दे रहे, तकनीकी शिक्षा दीजिए और साथ में उसका प्रैक्टिकल के साथ आप हर स्कूल में प्रैक्टिकल की व्यवस्था कीजिए, तकनीकी ज्ञान पर विशेष ध्यान दीजिए, तभी जाकर के धीरे धीरे बेरोजगारी दूर होते चली जाएगी। हाँ, हमारे छात्र भाई बता रहे थे, सही बात है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि टेक्निकल शिक्षा के लिए हर एक प्रखंड में कौशल विकास केंद्र खोला गया, इसी लेके कि बच्चे में तकनीकी ज्ञान हो, तो ताकि आगे चल के वो अपना खुद रोजगार ढूंढ सके। हर जगह कौशल विकास केंद्र बना है और हर जगह स्कूल में स्मार्ट क्लासेस चलता है, ये आप जानिए। इसीलिए कि बच्चा आगे बढ़े, टेक्निकल ज्ञान हो, यह सब काम हो रहा है। प्रोफेसर साहब के बातों से बहुत ही सहमत हुए कि उन्होंने तकनीकी तरीका से रोजी रोजगार का किस प्रकार व्यवस्था हो हमारे बिहार में, वो बारीका से बहुत अच्छे से समझाएं कि हमारे बिहार में बहुत ऐसा चीज ही है कि किसी का मोहताज नहीं बने। और यही व्यवस्था है वो तकनीकी का, वही यही व्यवस्था है वो रोजगार का, जो हमारे बच्चे बाहर नहीं जाए, यही रोजगार मिले। और हमारे स्टूडेंट भाई जो हैं, इनका भी कहना एक सही बात हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अदर नॉलेज होना चाहिए कि हम अपना आत्मनिर्भर कैसे बने। इनके बातों से भी हम सहमत हैं और विशेष आप लोगों का भी समय ज़्यादा है। धन्यवाद। तो आज के लिए मैं यहीं तक, और मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।